हेलो स्टूडेंट्स, कृषि जीव विज्ञान कक्षा 12 में अपने पास लेसन नंबर 1 पादप प्रजनन में टॉपिक है नेक्स्ट प्रतीप संकरण विधि। तो अपन बात कर रहे हैं संकरण की विधियों में, इसमें तीसरी विधि है अपने पास ये प्रतीप संकरण विधि। इस विधि में क्या कराते हैं, इस विधि में दो जनकों के क्रॉस से जो अपने F1 पीढ़ी प्राप्त होती है, इस F1 पीढ़ी का किसी जनक के साथ ही संकरण कराया जाता है। किसी भी जनक के साथ ही संकरण कराया जाएगा। अब जनक अपने पास दो होते हैं, तो उसके लिए देखो प्रतीप संकरण के लिए उपयोग किए जाने वाले जनक को, जनक दो हैं, इनमें से अपन जिस जनक का उपयोग प्रतीप संकरण में करेंगे यानी कि F1 से जिसका क्रॉस कराएंगे उस जनक को बोलते हैं आवर्ती जनक। क्या बोलेंगे? आवर्ती जनक। और जो दूसरा जनक है जिसका उपयोग हम प्रतीप संकरण में नहीं कर रहे वो अनावर्ती जनक है। जैसे अब इधर देखें आप, प्रथम वर्ष पहले वर्ष ये हमने दो जनक लिए हैं, जनक बी जनक ए। जनक बी रोग के प्रति कीटरोधी है और जनक ए कीटग्राही है। ये इनके जीनी प्रारूप लिए हमने। जनक बी कीटरोधी के लिए डबल कैपिटल आर, जनक ए कीटग्राही के लिए डबल स्मॉल आर। अब हमने जनक बी और जनक ए के बीच में जब क्रॉस कराया, संकरण कराया, तो हमारे पास F1 पीढ़ी के रूप में कैपिटल आर और स्मॉल आर आया। अब इस कैपिटल आर स्मॉल आर जो हमारे पास F1 पीढ़ी आई है उसका हमको इनमें से किसी भी जनक के साथ क्रॉस कराना है। हम यहाँ पर जनक ए ले रहे हैं। कौन सा जनक ले रहे हैं? जनक ए, इसलिए जनक ए हुआ आवर्ती जनक। यदि हम बी लेते तो बी होता आवर्ती जनक, लेकिन हमने कौन सा जनक लिया है? आवर्ती जनक, इसलिए वो ए वाला, तो ए हो गया आवर्ती जनक, बी हो गया अनावर्ती जनक। तो ये पहले साल की क्रियाविधि में बी का क्रॉस ए से कराया, F1 पीढ़ी प्राप्त हुई हमारे पास कैपिटल आर स्मॉल आर के रूप में। अब दूसरे साल हमें क्या कराना है? देखिए दूसरे वर्ष F1 पीढ़ी के साथ ये जो हम गोलों में सर्किल में लिख रहे हैं ये आवर्ती जनक का जीनी प्रारूप लिखेंगे इस लाइन में। इधर हम पीढ़ियाँ लिखेंगे और इधर वर्ष लिखेंगे। दूसरे साल F1 के साथ आवर्ती जनक ए का क्रॉस कराते हैं, तो F1 का जनक ए से संकरण कराते हैं। इसके बाद तीसरे वर्ष ये जो इनके क्रॉस से यानी कि F1 और हमारे आवर्ती जनक के क्रॉस से जो हमारे पास में पीढ़ी आई है, अब यदि ऊपर से अपन सीरियल से देखें तो पीढ़ी F2 है, लेकिन अब ये पीढ़ी अपनी बैक क्रॉस से आई है, इसलिए इसे हम नाम दे रहे हैं BC1, क्योंकि BC1 नाम देना ज़्यादा उचित रहेगा क्योंकि ये बैक क्रॉस से आई है। तीसरे साल BC1 पीढ़ी जो है अपनी यानी कैपिटल आर स्मॉल आर जो इनके क्रॉस से आई है उसका वापस से आवर्ती जनक ए से क्रॉस कराया है और कीट परीक्षण करते हैं। कीट परीक्षण उस पौधे के ऊपर किया जाएगा कि कीट का प्रभाव उस पौधे पर कितना हो रहा है, और जिन पौधों पर या जो पौधे कीटरोधी पौधे हमारे पास आ रहे हैं उनका जनक ए से वापस प्रतीप संकरण हमने कराया। तो ये अपने तीसरे वर्ष की बात थी। इसके बाद में अपने पास में चतुर्थ वर्ष
चौथे साल की बात करेंगे अपन। अब हमारे पास आ गया चतुर्थ वर्ष। तो चतुर्थ वर्ष में देखिए, चतुर्थ वर्ष में अपन को जो कार्य कराना है वो BC2 के साथ कराना है, BC2 पीढ़ी। और इधर हम गोलों के रूप में लिख रहे हैं जो हमारा आवर्ती जनक था। ये जीन प्रारूप अपने BC2 पीढ़ी का, इसको क्रॉस कराएंगे वापस से आवर्ती जनक के साथ। आवर्ती जनक A के साथ आवर्ती जनक A के साथ क्रॉस करा रहे हैं। काम क्या क्या कराना है देखो, अपन ने जो क्रियाएं तीसरे साल करवाई हैं, कीट परीक्षण किया है और रोधी पौधों का जनक A से क्रॉस कराया है, वही क्रियाएं यहाँ दोहरानी है। तो तीसरे वर्ष की क्रियाओं को दोहराते हैं। क्या काम कर रहे हैं इधर, तीसरे वर्ष की क्रियाओं का दोहरान करते हैं या क्रियाओं को दोहराते हैं। ठीक। अब आगे अपने पास पांचवा वर्ष। पांचवा वर्ष इनके क्रॉस से जो हमको पीढ़ी प्राप्त हुई है वो पीढ़ी है बेटे BC3। ये प्रतीक चिन्ह हम लिख ही रहे हैं। आवर्ती जनक का जो है BC3 में काम वही कराना है जो हमने तीसरे साल में कराया है। यहाँ पर भी वही काम कराना है, लगातार हमको छठे साल तक यही काम कराना है। वही आवर्ती जनक A, यही एक क्रिया हमको करवानी है। तीसरे साल की क्रियाओं को ही दोहराते हैं, कीट परीक्षण करते हैं और आवर्ती जनक के साथ क्रॉस करते हैं। फिर आगे अपने पास छठवां वर्ष। छठवां वर्ष में पीढ़ी आई BC4। ये निशान हम लिख ही रहे हैं इधर। ये जो आई है अपने पास, ये ध्यान रखें पीढ़ियाँ यहाँ से आ रही हैं, ये पीढ़ियाँ हैं अपने पास। BC4 काम वही कराना है जो तीसरे साल में कराया था। आवर्ती जनक A और कार्य तीसरे साल की क्रिया को दोहराना। अब हमारे पास आ गया चतुर्थ वर्ष हो गया, पांचवा वर्ष हो गया। छठवां वर्ष में पीढ़ी आई अपने पास BC4। सातवां वर्ष, सातवां वर्ष यहाँ से जो अपन को पीढ़ी प्राप्त हुई BC5, ये चिन्ह हम लगा ही रहे हैं। आवर्ती जनक जिसको ले रहे हैं, क्रियाएं वही तीसरे साल वाली, कैपिटल R स्मॉल r क्रॉस डबल स्मॉल r। ये पीढ़ी इधर से आई। आवर्ती जनक A, क्रियाएं वही तीसरे साल की क्रियाओं को दोहराते हैं। अब आ गया अपने पास आठवां वर्ष। कौन सा साल है, आठवां वर्ष। आठवां वर्ष में यहाँ से जो अपन को पीढ़ी प्राप्त होगी, पीढ़ी प्राप्त हुई BC6।
आवर्ती जनक का निशान कैपिटल आर स्मॉल आर क्रॉस आवर्ती जनक डबल स्मॉल आर, ये पीढ़ी इधर से आ रही है और ये अपने आवर्ती जनक के रूप में जनक ए लिया है हमने। तो अब हम बात कर रहे हैं BC6 के साथ। तो BC6 में जो अपने पास में पीढ़ी आई है, इसके अंदर देखिए, तो BC6 में हमको क्या कराना है, एक क्रॉस नहीं कराना, स्वपरागण कराना है। BC6 में अपने पास कैपिटल आर स्मॉल आर पीढ़ी आई, इसके अंदर स्वपरागण कराना है। अब हमें क्रॉस नहीं कराना है। तो इसमें जो कार्य कराए जाएंगे 8वें वर्ष, कीट परीक्षण और रोधी पौधों में स्वपरागण, इसमें कार्य जो कराए जाएंगे वो हैं कीट परीक्षण कराते हैं और स्वपरागण कराते हैं। कीट परीक्षण और स्वपरागण, ये क्रिया अपन को यहाँ 8वें साल करवानी है। अब स्वपरागण कराने के बाद स्वपरागित पौधों के बीज अलग अलग रखते हैं। पहले स्वपरागण कराया, फिर स्वपरागित पौधों के बीजों को स्वपरागित पौधों के बीजों को अलग अलग रखते हैं। अलग अलग रखते हैं। ये थी 8वें वर्ष की क्रियाएं। इसके बाद में वर्ष आया हमारे पास 9वां वर्ष। तो 9वें वर्ष में देखिए, 9वां वर्ष में हमारे पास में अब यहाँ पर अपन ने क्रॉस कराना बंद कर दिया। आगे की जो क्रियाएं हैं वो स्वपरागण से हो रही हैं। तो पीढ़ी का जो ना तो हमें ये प्रतीक चिन्ह लिखना और ना ही हमें वो F1 F2 वाली सीरीज दोबारा शुरू करनी है। तो इधर अपने पीढ़ियों वाली जगह आएगा BC6 की F2, 9वें साल में BC6 F2। इसके साथ में हमको ये जो बीज अपन ने अलग अलग रखे हैं, इनकी एकल पादप संततियाँ उगानी हैं। एकल पादप संततियों के लिए इस प्रकार के लाइनों वाले सिंबल हम काम में लेते हैं। तो इसमें यहाँ से जो हमें बीज प्राप्त हुए हैं, इनकी एकल पादप संततियाँ उगाते हैं। ये काम हमको 9वें वर्ष करना है और ये एकल पादप संततियों के लिए सिंबल है, प्रतीक चिन्ह है, जो हम इन सारणियों में काम में ले रहे हैं। अब हमारे पास आ गया, तो एकल पादप संततियाँ उगा दी और जो रोधी पौधे आ रहे हैं, फिर इनमें से रोधी पौधे छांटेंगे और रोधी पौधों में स्वपरागण कराएंगे। तो रोधी पौधों में स्वपरागण कराते हैं। ये दो काम अपन को यहाँ करने हैं, जिससे हमें BC6 F3 की प्राप्ति होगी। तो इससे आगे देखें, वर्ष है अपने पास 10वां वर्ष।
तो अब बात करते हैं 10वें वर्ष की। 10वां वर्ष, 9वें वर्ष में जो हमको पीढ़ी प्राप्त हुई वो पीढ़ी है BC6F3। BC6F3 इसमें दोबारा से हमको एकल पादप संततियाँ उगानी है और फिर बीजों को अलग अलग रखना है। तो एकल पादप संततियों के लिए प्रतीक चिन्ह इस प्रकार की लाइनें, ये लाइनें बनानी है हमको। और वर्ष में B6F3 की एकल पादप संततियाँ उगानी है। एकल पादप संततियाँ, एकल पादप संततियाँ उगाते हैं। हम बात कर रहे थे 10वें वर्ष की। पीढ़ी है BC6F3। इसमें इनके बीजों की एकल पादप संततियाँ उगाते हैं। उसके बाद जो पौधे उगते हैं तो रोधी संततियों के बीजों के अलग अलग समूह बनाते हैं, अलग अलग पुंज बना लिए उनके। उसके बाद वर्ष आ गया 11वां वर्ष। 11वें वर्ष में जो अपने पास में ये बीजों के अलग अलग पुंज बनाए थे, इन पौधों को बोकर रोग रोधी संततियों का जो भी हमने प्राप्त की है, इनका उपज परीक्षण किया जाता है। मानक के लिए हम जो भी प्रचलित कीट रोधी किस्म ले रहे हैं उसको मानक के रूप में लेते हुए इन रोग रोधी संततियों का उपज परीक्षण हम करेंगे। ये निशान हमारे उपज परीक्षण के होते हैं। इसके बाद में अपने पास में अंतिम वर्ष 12वां वर्ष है। 12वें वर्ष में मानक जो हमने कीट रोधी किस्म ली है उससे ज़्यादा उत्कृष्ट, अच्छी उत्कृष्ट किस्म या जो संततियाँ हैं, ज़्यादा कीट रोधी क्षमता है, उपज ज़्यादा दे रही हैं, उन संततियों के बीजों का गुणन किया जाएगा, बीज बढ़ाए जाएंगे और फिर किसानों को वितरित किया जाएगा। इस प्रकार से आपने देखा प्रत्येक संकरण विधि में कम से कम 12 वर्ष का समय लग जाता है, जब जाकर हमें उत्कृष्ट संतति की प्राप्ति होती है। अब इसके बाद में हम बात करेंगे प्रतीक संकरण विधि के गुण और दोषों। तो देखते हैं प्रतीक संकरण विधि के गुण और दोष। गुण और दोष प्रकृति में हर पहलू के होते हैं। हमारे अंदर भी गुण भी है और कुछ दोष भी हैं। आप में भी कुछ गुण होंगे, कुछ दोष होंगे। और अपने इस प्रतीक संकरण विधि है, इसके भी गुण भी हैं, दोष भी है। तो पहले अपन बात करते हैं प्रतीक संकरण विधि के गुण या मेरिट्स की। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्रतीक संकरण विधि के गुण या इसकी विशेषताएं क्या। पहली विशेषता, यह विधि सुगम, सस्ती और वैज्ञानिक है। कैसी है? यह विधि सुगम,
षष्ठी व वैज्ञानिक। सुगम, षष्ठी और वैज्ञानिक है। दूसरा गुण, नई प्रभेद में किसी प्रकार के किसी कार्य का परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं होती है। नई प्रभेद में किसी प्रकार के किसी कार्य का नए प्रभेद में किसी प्रकार के कृषि कार्य का किसी प्रकार के कृषि कार्य का परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं होती है। परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा गुण, प्रत्येक संकरण विधि में तीसरा गुण होता है कि नए प्रभेद को किसान तुरंत ग्रहण कर लेते हैं। नई प्रभेद को किसान तुरंत ग्रहण कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि ग्रहण क्यों कर लेते हैं किसान नई जो अपनी किस्म अपने बनाई है? क्योंकि वे उसकी जानकारी में होती है। क्योंकि वे उसकी जानकारी में होती है। क्योंकि अपन ने बैक क्रॉस से बनाई है, जनक से ही वापस अपन का क्रॉस कराया है। उस जनक के लक्षणों से अपनी जो हमने जो नई प्रभेद बनाई है वो काफ़ी हद तक अपने जनक से मिलती जुलती होती है। इसलिए वो जनक से किसान पहले से परिचित होते हैं, तो इस नई प्रभेद को भी वो तुरंत ग्रहण कर लेते हैं। इसके अलावा इस विधि में हर पीढ़ी में केवल 10 से 100 पौधे उगाने पड़ते हैं। इस विधि में हर पीढ़ी में प्रत्येक पीढ़ी में केवल 10 से 100 पौधे उगाने पड़ते हैं। केवल 10 से 100 पौधे उगाने पड़ते हैं। ये बात हुई अपनी प्रतीप संकरण विधि के गुणों की, मेरिट्स या गुण या विशेषताएं। अब हम बात करेंगे प्रतीप संकरण विधि के दोषों के बारे में। तो अब आ जाइए प्रतीप संकरण के दोष पर। प्रतीप संकरण के दोष, डिमेरिट्स। दोष नंबर 1, इसमें प्रभेद आवर्ती जनक से अच्छी नहीं हो सकती। इसमें प्रभेद आवर्ती जनक से अच्छी नहीं
सकती हैं। ये इस विधि का पहला दोष है। दूसरा दोष, अब प्रभेदावर्ती जनक से अच्छी क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इसमें अतिक्रामी विविधता का लाभ नहीं उठाया जा सकता है। उसी से आगे देखें अपन, दूसरे पॉइंट की बात बाद में करेंगे। क्योंकि इसमें अतिक्रामी विविधता, क्योंकि इसमें अतिक्रामी विविधता अतिक्रामी विविधता का लाभ नहीं उठाया जा सकता है। अतिक्रामी विविधता का लाभ नहीं उठाया जा सकता है। अतिक्रामी विविधता का लाभ क्यों नहीं उठाया जा सकता? क्योंकि हम बार बार हर क्रॉस में उसके जनक से ही क्रॉस करा रहे हैं, इसलिए अतिक्रामी विविधता का लाभ नहीं उठाया जा सकता। इसके बाद दोष नंबर 2, यदि कई लक्षणों का स्थानांतरण करना हो, यदि कई लक्षणों का स्थानांतरण करना हो, यदि कई लक्षणों का स्थानांतरण करना हो तो बहुत कठिनाई होती है। बहुत कठिनाई होती है। कठिनाई क्यों होती है? क्योंकि हम इसमें बार बार बैक क्रॉस ही करा रहे हैं। हमारे पास में पीढ़ियाँ आई थी B6, BC1, BC6 तक पीढ़ियाँ आई थी। इसलिए यदि एक से ज़्यादा लक्षणों को स्थानांतर कराना है तो बैक क्रॉस में दिक्कतें आती हैं। इस प्रकार से अपने प्रतीक संकरण विधि में आपने पढ़ा, इसके संकरण की जो सारणी थी जिसमें हमको 12 वर्ष लगे, वो सारणी आपने देखी और प्रतीक संकरण विधि के गुण आपने देखे और दोष देखे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।